नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ। आप लोग बार बार मैसेज भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। यार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बार बार फ़ोन करके पूछने लगते कि सर अगला क्लास कब लेके आइएगा। हम आपको बताए भी थे कि यार पेड क्लास भी चल रहा है, तो जैसे मुझे मौका मिलेगा आपको भी यहाँ पे भी क्लास कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, ठीक है। जीके जीएस का मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सारे सेक्शन आपका कंप्लीट यहाँ पे यूट्यूब पे भी करवाऊंगा। तो आप लोग को थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना होगा, ठीक है, क्योंकि पेड क्लास चल रहा है तो वहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे भी हम आपको कंप्लीट यहाँ पे सारे सेक्शन करवा देंगे। अच्छा, कुछ लोग पीडीएफ के लिए भी पूछ रहे थे। देखिए अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किए हैं, तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको बताए भी थे कि जैसे यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ पर आप जाके जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको क्या होगा भाई, पीडीएफ मिल जाएगा आज, ठीक है। क्योंकि आज का जो हम लोग का टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, जो कि पहला टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, हम लोग शुरू ही किए हैं मतलब कि उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य से, ठीक है। तो आज कंप्लीट करवा दूंगा तो उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये जल्दी जल्दी में चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, इसे इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, दिख रहा है कि ऊपर नहीं चला गया, कोई बात नहीं, ऊपर भी चला गया तो क्या होगा, तो दिख रहा है ना। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ। देखिए हम आपको बताए थे कल के क्लास में कि भाई मुगल काल को जो है हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हुआ, अभी मैं रटवाऊंगा क्योंकि आपको रटना पड़ेगा कुछ चीज़ें। आप समझ ही रहे एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, अगर आपको फैक्ट पता नहीं है, अगर आप सस्पेंस में रहेंगे कि अच्छा ये होगा वो होगा, तो भाई आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। इसलिए आपको चीज़ों को पूरे तरीके से माइंड में फिट करना है। कैसे फिट होगा अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा पूरे सीक्वेंस से, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। कैसे आपको याद करना यह भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए मुगल काल को जो है हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो वो है भाई प्रारंभिक मुगल काल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रारंभिक मुगल काल। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो आप क्या करिए, इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जितने भी शासक है, मतलब जितने भी बादशाह हैं मुगल का, इसके बारे में पूरा डिटेल में जो है हम लोग जब यहाँ पे क्या तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी मैं सभी का टाइम पीरियड और सभी का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे कितने जो है बादशाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नहीं समझाऊंगा तो आपको यहाँ पे समझने में, मैं उत्तरवर्ती मुगल काल को समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे भी समझिएगा। चलिए यहाँ पे जो है इसका टाइम पीरियड की बात की जाए, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य का, उत्तरकालीन मुगल काल ही लिख देता हूँ भाई, काल, ठीक है। अगर इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1707 से लेके 1857 ईस्वी की 1857 ईस्वी की महान क्रांति तक जो थे भी आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे जो जितने भी बादशाह रहे हैं मैं सभी का नाम लिख देता हूँ और टाइम पीरियड भी लिखता हूँ। आप लोग क्या करिए, नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। और समझाऊंगा भी, अभी मैं जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ क्योंकि भाई एक एक पहले समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा फिर समझाऊंगा, फिर टाइम लग जाएगा। पहले मैं सभी को यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको एक एक करके समझा भी दूंगा। पहले भाई बाबर आता है, जो कि मुगल वंश का क्या है भाई, संस्थापक भी है। बाबर की टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1526 से लेके 1530 कितना था, 1530 तक, ठीक है। बाबर के बाद कौन आता है तो आप कहेंगे सर हुमायूं आता है, जो कि बाबर का बेटा है। इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1530 से लेके 1556 तक था, ठीक। उसके बाद अगला शासक आता है भाई, अगला बादशाह आता है बाबर का बेटा। हालांकि बीच में हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी भी आता है, ठीक है। उसके बारे में जो है इसका टाइम पीरियड शेरशाह सूरी की बात की तो 1540 से 45 तक रहता है। उसके बारे में हम आपको यहाँ पे जो पढ़ाऊँगा ना तो बहुत कायदे से समझा दूंगा, मतलब कि मध्यकालीन भारत के इतिहास जो पढ़ाऊँगा, तो ठीक है। अभी आप इतना समझिए। उसके बाद यहाँ पे हुमायूं के बाद अकबर आता है, हुमायूं का बेटा। और इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1556 से लेके
1605 तक था। कितना भाई? 1605 तक। अकबर के बाद कौन आता है? तो आप कहेंगे सर जहांगीर आता है। कल के क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे जहांगीर। और इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1605 से 1627 तक था इसका टाइम पीरियड। जहांगीर के बाद भाई कौन आता है? तो आप कहेंगे शाहजहां आता है। यार गर्मी बहुत है, ठीक है, शाहजहां है ये, ठीक है। और इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1627 से लेके 1657 ईस्वी तक था। उसके बाद जो है प्रारंभिक मुगल काल का जो है सबसे लास्ट शासक आता है जो कि औरंगजेब। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी मैं चेक नहीं करूँगा। औरंगजेब। और इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1658 से लेके 1707 ईस्वी में इसका जब मृत्यु हो जाता है तब तक रहता है, ठीक है। कई जगह आपको 1657 ही रहता है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करिए, कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है। लेकिन एग्जाम में जो पूछे गए हैं, अभी मैक्सिमम एग्जाम की बात करें खासतौर पे भी, तो आपको दिख रहा है ना, और देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है सभी। उसके बाद अभी मैं बताऊंगा अभी सबका टाइम पीरियड कैसे रटना है, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। उसके बाद जो है जब औरंगजेब का मृत्यु होता है भाई, तो इसकी जो है 5 पुत्र थे औरंगजेब का। 5 पुत्र कौन कौन था अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके पुत्र में उत्तराधिकार युद्ध होता है, क्योंकि इसके 5 पुत्र थे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। एक का नाम था मुअज्जम, दूसरा का नाम था आजम, तीसरा का नाम था कामबख्श, एक का नाम था सुल्तान, चौथा का, और 5वां का नाम था अकबर, ठीक है। पूछे जाते हैं, मैं 5 का नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा औरंगजेब का पुत्र नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, हालांकि जब इसका मृत्यु होता है उस समय इसका 3 ही पुत्र था, ठीक है, मतलब कि इसके पास, जिसमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और औरंगजेब के द्वारा जो वसीयत लिखा गया था, अपने 3 पुत्र के बारे में ही वसीयत लिखा गया था। मैं बताऊंगा 2 पुत्र और कहाँ चले गए और क्या क्या हुआ है इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। तो यहीं से जो है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शासक रहे हैं प्रारंभिक मुगल काल में, ये सभी का सभी शासक जो है अपने राज्य के विस्तार तो किया ही, साथ में ये जो जितने भी शासक थे मतलब कि योग्य भी थे और शासन व्यवस्था बहुत कायदे से चलाया भी था, ठीक है। हालांकि यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा जो है कूटनीति भी आप देखेंगे, अब मैं बताऊँगा, तो बहुत ज़्यादा कूटनीति भी किया है। और उसका प्रभाव जो है बहादुर शाह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये कैसे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर लिया सारी चीज़ें। हालांकि बहादुर शाह यहाँ पे अच्छा आप कह सकते हैं मुअज्जम, जो मुअज्जम था, तीनों मतलब कि दोनों भाई को हटा के, और जब दिल्ली के गद्दी पे बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से, तो यह भी शासक बहुत बड़े विद्वान और जो है योग्य शासक थे, ठीक है। हालांकि कुछ ना कुछ कमी जरूर था, जो कि जो शाही मतलब कि शाही खजाना था उसके सारे धन दौलत इसका खत्म हो जाता है। मैं बताऊंगा सारी चीज़ें भी। तो इसी का बेटा यहाँ पे जाता है, ठीक है। क्या नाम था भाई? जिसका नाम था बहादुर शाह, ठीक है, जो कि इसका जो है बचपन का नाम मुअज्जम था। अभी मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आज का जो हम लोग का मेनली टॉपिक है इसी के बारे में पढ़ेंगे, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन था भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले भाई बहादुर शाह प्रथम, या फिर कह सकते हैं मुअज्जम। और इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए ना, मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर स्पेस बहुत कम है। तो इसका टाइम पीरियड था 1600, माफ कीजिएगा 1707 से, क्या 1707 से लेके 1712 ईस्वी तक था, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा आता है, क्योंकि इसके भी 4 पुत्र थे, और जब इसका मृत्यु होता है तो फिर से उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो एक इसका बेटा होता है जिसका नाम था जहांदर शाह, जो कि सबसे जो है चारों में से सबसे कम मतलब कि पढ़े लिखे थे, मतलब कि सबसे अयोग्य था। और वही जो है जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पे आ जाता है, मैं भी बताऊंगा, अगला शासक बन जाता है। तो इसका बेटा का नाम था क्या? जहांदर शाह। और उसके बाद जो है जहांदर शाह की टाइम पीरियड की बात की जाए, यहीं पे लिख देता हूँ। तो आप कहेंगे सर 1213 ईस्वी, ठीक है, मात्र 1 साल के लिए यह शासक बना था। उसके बाद आता है जहांदर शाह के बाद इसका भतीजा आता है जिसका नाम था फर्रुख सियर। और इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1713 से 1719 तक था, ठीक है। कई बार आपको यहाँ पे टाइम पूछ लिया जाता है। फर्रुख सियर के बाद आता है भाई अहमद शाह, माफ कीजिएगा, मोहम्मद शाह आता है।
अहमद के बाद मोहम्मद आता है, मोहम्मद शाह आता है, मोहम्मद शाह, ठीक है। और इसकी टाइम पीरियड की बात कीजिए, मोहम्मद शाह की टाइम पीरियड की बात की जाए, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1719 से लेके 1748 तक था, ठीक। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद आता है भाई अहमद शाह, इसका बेटा, अच्छा कई जगह आपको मोहम्मद शाह ऐसे दिखेगा, ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि कैसे भी लिखे दोनों सही है, ठीक है। यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, देख रहे हैं कितना पसीना छू रहा है, कोई बात नहीं, हम आपको आज ये टॉपिक को ना कंप्लीट ही करवाएंगे। इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1748 से लेके 1754 ईस्वी तक था, ठीक। उसके बाद आता है अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। अब यहाँ से जितने भी शासक आएगा सभी के आगे द्वितीय द्वितीय लिखा हुआ है। और इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1754 से लेके 1759, कई जगह आपको 58 रहेगा, ठीक है, हालांकि 1759 मैक्सिमम बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया तो यही हम पे 1759 ही लिखा है। आलमगीर द्वितीय के बाद आता है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। यार रटना आसान है, बिल्कुल आसान है। तो 1759 से लेके 1806 तक जो है इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऊपर में लिख दे क्या? अच्छा यार ये वो ऊपर में लिखना पड़ेगा दो को, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। शाह आलम के बाद आता है कौन सा, तो यहीं पे लिख देता हूँ दो के बारे में, तो अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। और इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1806 से लेके 1837 तक था। और सबसे लास्ट शासक जो है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य का जो आता है या फिर मुगल वंश का जो आता है, इसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। और इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1837 से लेके 1857 ईस्वी तक था। और यहीं से जो है मुगल वंश पूरे तरीके से क्या होता है भाई, अंत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कहानी हम लोग क्या करते हैं भाई, समझते हैं, ठीक है। कहानी क्या, ये घटना कैसे घटा ये सारे। अच्छा इसे जो है क्या कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इसे कहा जाता है साहिब खबर। पूछे जाते हैं क्वेश्चन भाई साहिब, अभी कैसे रटना है अभी मैं बताऊंगा। साहिब बेखबर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे बहादुर शाह को। क्यों कहा गया है अभी मैं बताऊंगा। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि भाई बहादुर शाह को साहिब बेखबर क्यों कहा गया है, ठीक है। हम आपको बताने के ताकि आपको समझ बने इसलिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है भाई। उसके बाद फर्रुख शेर को घृणित कायर कहा जाता है। क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, घृणित कायर कहा जाता है किसे, तो आप कहेंगे सर फर्रुख शेर को। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या, रंगीला बादशाह, ठीक है। और बहादुर शाह को बहादुर शाह द्वितीय को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे बहादुर शाह जफर, क्योंकि यह जो है प्रत्येक महीना एक मैगजीन लिखता था जिसका नाम होता था जफर, और इसीलिए इसे बहादुर शाह जफर कहा गया है। पूछे जाते हैं ये सभी को उपनाम। अच्छा साहिब खबर है ना, इसे जो है बहादुर शाह प्रथम को खफी खां के द्वारा, लिख देता हूँ। खफी खां कौन था भाई, इतिहासकार था। खफी खां के द्वारा जो है दिया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर का उपाधि किसने दिया था, तो आप क्या कहेंगे, खफी खां, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए एक एक करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, आपको क्या करना है, रट लेना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आपको बहुत सारे लोग ट्रिक व्रिक बताते हैं, भाई मैं ट्रिक पे विश्वास नहीं करता हूँ। अगर आप सही से परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं,
तो आपको ट्रिक का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, अगर आप सही से करेंगे तो, ठीक है, और मन से पढ़ेंगे तो कैसे याद रखना है, आप क्या करिए, कॉपी पेन ले रखिए अपने पास, और इसी तरीके से मैं जिस तरीके से मैं बताया उसी तरीके से आपको क्या करिए करना है, नोट डाउन करना है। 3 बार 4 बार 5 बार नोट डाउन करेंगे रफ कॉपी में, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। और मल्टीपल टाइम क्या करिए, रिविजन करते रहिए, ठीक है। कितने दिन पर रिवीजन करना है, तो सप्ताह में 1 बार कम से कम आपको रिवीजन करना है। 1 बार पहले रट लेना, उसके बाद सप्ताह में 1 बार रिवीजन सभी को कर लेना है। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहानी कैसे होता है भाई, औरंगजेब के यहाँ पे 5 पुत्र थे। इसके बारे में क्या बताऊँ पूरे डिटेल में, सभी के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, सभी के बारे में हम लोग अगले मतलब कि इसका जो क्या कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग औरंगजेब के बारे में कुछ कहानी समझते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत कायदे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे प्रारंभिक मुगल काल में यहाँ से 1526 से शुरू होता है और जाके प्रारंभिक मुगल काल 1707 ईस्वी में जब किसका मृत्यु हो जाता है, आप इससे क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो औरंगजेब का जब मृत्यु होता है भाई, मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होता है तब इसका जो है पुत्र, सभी जितने भी 4-5 पुत्र थे, हालांकि 3 ही पुत्र बचा था, यहाँ पे लिख देता हूँ औरंगजेब, ठीक है, और यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। औरंगजेब की बात की जाए तो भाई इसके कितने पुत्र थे, तो हम आपको क्या बताएं भाई, 5 पुत्र थे। एक का नाम क्या था, एक का नाम था मुअज्जम, जो कि वही जो है यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम के नाम से गया है, मुअज्जम। दूसरा का नाम था भाई क्या, आजम। सभी में मोहम्मद लगा हुआ है, मैं आपको ताकि भाई आपको यहाँ पे क्या करे दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए आपके एग्जाम में मुअज्जम मतलब कि मोहम्मद लिख के आएगा, ठीक है। लेकिन आप ये वाले जो लाइन याद रखिएगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक का नाम था मुअज्जम, दूसरा का आजम, तीसरा का काम बख्श, ठीक है। चौथा का भाई इसका नाम था मोहम्मद सुल्तान, और उसके बाद जो अगला था इसका नाम था अकबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा जो है औरंगजेब का पुत्र नहीं था, तो बहुत सारे लोग खुशी खुशी में अकबर टिक लगा देता है। हालांकि अकबर जो है ये वाला अकबर नहीं है, अभी मैं यहाँ पे अकबर बताया हूँ और यहाँ भी अकबर बताया, वो वाला अकबर नहीं है, ये इसका पुत्र था, ठीक है, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो अकबर इसका पुत्र था। अकबर के बारे में थोड़ा सा कहानी बताऊंगा, तो पहले इसके बारे में समझ लें, मोहम्मद सुल्तान के बारे में। तो देखिए यह जो है 1676 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था, जब औरंगजेब जिंदा थे उसी टाइम, तो इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचता है यहाँ पे 4 पुत्र, ठीक है। तो अकबर की कहानी समझिए। देखिए अकबर जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब का जो है उसके साथ मराठा के साथ आपको पता होना चाहिए कि बहुत पहले से विवादों में रहा है, और यह जो है दोनों का कभी बनता नहीं था, ठीक है। तो होता क्या है कि मराठों के लिए, क्योंकि इसका कहाँ हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। युद्ध करने के लिए अकबर को भेजता है क्या, औरंगजेब, ठीक है। यह जो भेजता है औरंगजेब इसको, ठीक है। तो होता क्या है कहानी कि भाई मराठे लोग बहुत ज़्यादा चालाक हैं, आपको पता होना चाहिए। तो वो चालाक थे उस टाइम भी। तो वो लोग क्या बोले कि भाई आपको, क्योंकि इनके जो यहाँ पे 3 पुत्र और थे, इसको क्यों नहीं भेजा, सिर्फ आपको भेजा है। आपको इसलिए भेजा है ताकि आप आए और युद्ध में मारा जाए, और आपका जो है यहाँ पे उत्तराधिकार जो आपको गद्दी मिलने वाला है आपको ना मिले, ठीक है। तो ये उसके मराठों के बहकावे में क्या जाता है, आ जाता है अकबर, ठीक है। फिर क्या करता है, इनके साथ जो सेना गया था मुगल सेना, उसके साथ ही ये युद्ध में लड़ जाते हैं, उसी से मतलब कि युद्ध करने लगते हैं। तो बहुत सारे मुगल सेना को ये क्या किया था, मार भी दिया था। फिर उसके बाद में एहसास होता है अच्छा मराठे मेरे साथ जो है ये गलत किया, मुझे भड़काया। हालांकि उन्हें तो डर था कि भाई हम इतनी सेना को क्या किए थे, मार दिए थे मुगल सेना को, तो उससे जो है फिर से वापस आने में उससे डर लग रहा था। तो ये सोचा ये अकबर कि भाई अब हम जाए तो जाए कहाँ, तो फिर जाके मराठा के शरण में रहता है। लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं आता है कि हम मराठे के अंदर में कितने दिन तक रहे, क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक तो रह नहीं सकते हैं। तो ये भाग के चला जाता है कहाँ पे, ईरान, क्या ईरान चला जाता है, और यहीं पे ये इसका मृत्यु हो जाता है। तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचता है ये तीनों, ठीक है, जिसका नाम था मुअज्जम, आजम और काम बख्श, ठीक है। इसका कहानी समझिए। जब इस औरंगजेब का 3 मार्च 1707 ईस्वी में मृत्यु होता है। थोड़ा सा कहानी समझिए।
जब इसका मृत्यु होता है तो मृत्यु से पहले इन्होंने वसीयत लिख रखा था। वसीयत में लिखा था कि भाई जिसको जो प्रांत मिलना चाहिए उस वसीयत में साफ साफ मेंशन किया गया था वसीयत में कि भाई मोजम को और आजम को तीनों के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रांत लिखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रांत इसके नाम से लिखा था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसके वसीयत को नहीं माना और तीनों में जो है उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का कहानी तो भाई आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तीनों भाई में। ठीक है, तो मोजम और आजम के बीच में एक युद्ध होता है जो कि जजाओ का युद्ध होता है। क्या जाओ का युद्ध होता है। ये कब होता है, डेट पूछ लिया जाता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा 18 जून 1707 ईस्वी में होता है। ठीक है, यह युद्ध होता है। ठीक है, किसके किसके बीच, तो मोजम और आजम के बीच होता है। ठीक है, जिसमें आजम यहाँ पे मारे जाते हैं और इसका विजय होता है मोजम का। ठीक है, उसके बाद एक युद्ध और होता है, क्योंकि अभी तो एक भाई और बच गया जिसका नाम था यहाँ पे क्या, कामबख्श। अब कामबख्श के बीच भी एक युद्ध होता है जो कि बीजापुर का युद्ध होता है। यह कब होता है, तो भाई यह जो होता है 13 जून यह जो है 1709 ईस्वी में होता है। ठीक है, और इसमें भी ये हार जाते हैं, कामबख्श हार जाते हैं। विजय किसका होता है, तो अब जो है मोजम का विजय होता है। ठीक है, मोजम जो यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम देख रहे हैं वही है। अब ये कहानी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे लगता है आज ना पटना का टेम्परेचर की बात की जाए, आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। मैं नोट्स में हालांकि ये सारी चीज़ मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये दोनों भाई को हराने के बाद अब बचा कोई नहीं, ये बचता है एक जिसका नाम था बहादुर शाह। अब बहादुर शाह क्या किया भाई, यहाँ पे मुग़ल के अगला शासक बनता है, उत्तरवर्ती मुग़ल काल का जो है अगला शासक बनता है जो कि बहादुर शाह। अब बहादुर शाह के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है अभी मैं बताता हूँ एक एक करके सभी के बारे में। ठीक है, ताकि मैं आपको इसको भी मिटा देता हूँ और एक एक करके अब हम लोग सभी के बारे में समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, याद इसको कैसे करना है मैं आपको बता, इधर वाला तो मैं आपको बता दिया हूँ, इधर वाला कैसे याद करना है देखिए कैसे करके करेंगे आप। देखिए, बहादुर शाह से लेके जहांदर शाह बाद फ़ारूक सैयद और फ़ारूक सैयद के बाद मोहम्मद शाह और अहमद शाह, 5 को एक साथ याद करिए, बहुत आसान है। देखिए एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 लोग और आते हैं जहांदर शाह के बाद। ठीक है, एक का नाम है भाई रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला। मैं नोट्स दूंगा तो वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे समझिए, रफ़ी उद्दौला और रफ़ी उद्दरजात आता है। ठीक है, लेकिन जो 2000 मतलब कि 1719 में ही दोनों का काम खत्म हो जाता है, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसको याद कैसे करना है सीक्वेंस वाइज में। देखिए, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फ़ारूक सैयद, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बहुत आसान है। देखिए, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। देखिए इसमें म लगा हुआ है, इसमें अ लगा हुआ है, बाकी सब में सेम है। मोहम्मद शाह पहले एम उसके बाद अ। ठीक है, बस। उसके बाद बहादुर शाह तो सबको पता रहता है। जहांदर शाह, फ़ारूक सैयद, जहांदर शाह, फ़ारूक सैयद, आसान है, याद हो गया होगा आपको। ठीक है, और याद हो जाएगा। ठीक है, क्रम वाइज में। उसके बाद देखिए शाह मतलब कि आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय, दोनों में आलम लगा हुआ है, यहाँ पे आलम है और यहाँ पे शाह लग गया है। ठीक है, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। उसके बाद देखिए सब ये चारों में क्या द्वितीय लगा हुआ है। उसके बाद अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का सबको पता होता है। तो देखिए यह जो है मुगल वंश का अंतिम शासक था और यहीं से पूरा तरीके से मुगलों का जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, सारी चीज़ें मुगल पद ही खत्म हो जाता है और बोरा बिस्तर ये बांध ही लेते हैं पूरे तरीके से। तो आपको इस तरीके से याद करना है, याद हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में होगा सर ये तो याद हो गया, टाइम पीरियड कैसे याद करेंगे। देखिए टाइम पीरियड भी याद करना आसान है। कैसे करेंगे आप याद, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1707 से, क्या 1707 से लेकर 1712। 1712 ये बहादुर शाह, 12 से 13 मात्र 1 साल के लिए कौन, फ़ारूक सैयद आता है। और उसके बाद यहाँ पे 13 से मतलब कि 1713 से लेके 1719 तक कौन आता है, फ़ारूक सैयद आता है। ठीक है, और उसके बाद कौन आ जाता है भाई, मोहम्मद शाह आ जाता है। ठीक है, मतलब कि 1719 से लेके बाद आता है भाई अहमद शाह। अहमद शाह के बाद टाइम पीरियड की बात की तो यहाँ पे 1748 से 1754 है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय की टाइम पीरियड की बात की 54 से लेके 59। ठीक है, कई जगह 58 रहेगा। ठीक है, एक कुछ बुक में जो है आपको मिलेगा कि भाई 1 साल के लिए 58 से लेकर 59 के लिए मतलब कि शाहजहाँ द्वितीय आ जाता है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा तो इसको छोड़िए। ठीक है, उसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय का 59 से लेकर 1806 तक
अकबर को आपको पता होना चाहिए, अकबर को सबको पता रहता है, अकबर दे दिएगा। तो इसका 1800 से 1837, बहादुर शाह दे दिएगा भाई 37 से 57। तो आराम से याद कर सकते हैं, एक बार कॉपी पेन में नोट डाउन करिएगा, आपको ये याद हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब हम लोग बहादुर शाह के बारे में समझेंगे एक एक करके, जहांगीर शाह के बारे में समझेंगे, फर्रुख शेर के बारे में समझेंगे, मोहम्मद शाह के बारे में समझेंगे, अहमद शाह के बारे में समझेंगे, आलमगीर द्वितीय के बारे में समझेंगे और शाह आलम द्वितीय के बारे में समझेंगे। उसके बाद अकबर और बहादुर शाह द्वितीय के बारे में समझेंगे, या फिर बहादुर शाह जफर के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो मैं अब जो है इससे पूरे तरीके से क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ और एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूँ और आपको समझाने का सारे चीज़ कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर जल्दी जल्दी ख़त्म करिए, यार ख़त्म कर दूंगा। और जैसे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा ना एक बार, तो हम आपको जो है 3 से 4 घंटे का क्लास आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा और रिवीजन भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए उसके लिए। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, उत्तर कालीन मुगल काल। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1707 से लेके 1857 ईस्वी तक, है ना। आइए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो शासक था भाई उत्तर मुगल काल का, उसका नाम था बहादुर शाह। इसके बारे में क्या क्या याद रखना है अभी मैं बताऊंगा। बहादुर शाह प्रथम, या फिर कह सकते हैं मोजम, ठीक है। इसके बारे में समझिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो भाई इसे क्या कहा गया है, साहिब खबर कहा गया। क्या साहिब बेखबर कहा गया भाई। यह उपाधि किसने इसको दिया था, किसने कहा था, तो खफ्फी खां के द्वारा। इतिहासकार था खफ्फी खां, ठीक है, खफ्फी खां, ठीक। उसके बाद जो है इसके बारे में और क्या ध्यान रखना है, यह जो है मराठा और राजपूतों के साथ मैत्री पूर्ण नीति अपनाया, ठीक। एवं मराठा का जो यहाँ पे नेता था शाहजी को मुगल कैद से आज़ाद किया था। अच्छा ये क्या है भाई, आज़ाद किया था। अच्छा ये शाहजी कौन था भाई, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, और मुगल के कैद में क्यों था। अभी थोड़ा सा कहानी के बारे में हम यहाँ पे बताए थे, औरंगजेब के बारे में। तो यह क्या क्या था कि जो यहाँ पे शिवाजी का जो पुत्र था, अच्छा यहीं पे शिवाजी के बारे में लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं और भी देता हूँ। देखिए शिवाजी का पुत्र था, शिवाजी को कितने पुत्र थे भाई, 2 पुत्र थे। एक का नाम था संभाजी, दूसरे का नाम था राजा राम, ठीक है। ये सारे हम कब पढ़ाएंगे, हम आपको तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा समझिए। तो संभाजी का पुत्र था जिसका नाम था शाहूजी, शाहजी या फिर शाहूजी, ठीक है। और इसी शाहूजी को जो है, ये तो यहाँ पे शिवाजी का कौन है, या तो पोता हुआ ना ये शिवाजी का। तो शिवाजी पोता का, कई जगह पौत्र लिखा रहता है, तो उसका पोता का जो है मतलब कि संभाजी का पुत्र का औरंगजेब कब, तो 1689 ईस्वी में मुगल के कैद में बंद कर लेता है, ठीक है। और आप देखेंगे 1689 में कैद किया और 1707 में जाके इसे कौन छोड़ता है, तो औरंगजेब का पुत्र जो कि बहादुर शाह प्रथम, यह जो है पूरे तरीके से आज़ाद कर देता है मराठों से जो है मैत्रीपूर्ण नीति अपनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसका मन में कुछ और चल रहा है, क्योंकि यह जो है बहुत बड़े विद्वान और योगवी शासक था, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ गलतियाँ जरूर थी, जो कि क्योंकि इसमें धान दौलत भाई और मुगल का, अभी आप देखेंगे मतलब कि मुगल नहीं कहा जाए, क्या कहते हैं उसको,
सिखों के साथ जो भी महत्वपूर्ण नीति अपनाया था और सिखों के साथ संधि करके और सिख के जितने भी विद्रोही थे सबको जो है उच्च मनसब देके और उनके साथ मेल मिलाप किया था। तो जाहिर सी बात है भाई, और इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा प्रमोशन अपने लोगों को किया और जाहिर सी बात है शाही खजाना में जितने भी धन थे इसका धन खत्म हो गया। पैसा रहेगा तब ना शासन व्यवस्था अच्छे से चलाएगा और यही कारण होता भी है। और लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा एज भी था इसका। यह अच्छा एक चीज़ और लिख देता हूँ, यह जो है 63, अभी मैं लिख देता हूँ एक एक करके, 63 या फिर कई जगह 65 रहता है, ठीक है। तो वर्ष के उम्र में मुगल बादशाह बना भाई, शासक बना या फिर बादशाह बना या फिर सम्राट ही लिख देता हूँ, सम्राट बना। पहली बात क्या और ध्यान रखना है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है इसलिए भाई हम आपकी तरफ नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, बोर्ड की तरफ ही ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि भूत बन गए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके दरबार में ही कौन आया था भाई? जोशुआ, या फिर आप ऐसे कहते हैं डच शिष्टमंडल, डच प्रतिनिधिमंडल लिख देता हूँ, डच प्रतिनिधि मंडल इसके दरबार में आया था। किसके नेतृत्व में? तो आप कहेंगे, पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जोशुआ, जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में डच का प्रतिनिधि मंडल आया था, इसके नेतृत्व में आया था और इसका स्वागत भी बहुत धूमधाम से किया था, ठीक है। इन्होंने मराठों के साथ, माफ़ कीजिएगा बार बार मराठा बोलता रहा हूँ, सिखों के साथ, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिखों के साथ संधि किया और सिख विद्रोहियों को उच्च मनसब देकर मेल मिलाप किया था, मेल मिलाप किया, ठीक। अच्छा, मनसब क्या होता है भाई? तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा क्या होता है? ये एक तरह से पद हुआ करते थे, मनसब के हिसाब से जो है सैलरी उसका मिलता था, जिसका जितना उच्च मनसब होता था उसी के हिसाब से जो उसका सैलरी मिलता था, ठीक है। और यही कारण रहा है और इसके काल में सबसे ज़्यादा लोगों का प्रमोशन किया ये। जाहिर सी बात है, जो भी शाही खजाने में धन था सभी धन को ये ख़त्म कर दिया और लास्ट में 63 साल के एज में वह शासक बना भी था, आपको पता होना चाहिए। और जाते जाते जो है ये पूरे तरीके से भाई इकोनॉमिकली कंडीशन तो उसका ख़राब हो ही गया। और साथ में देखिए, ये मराठों सिखों के साथ यहाँ पे तो महत्वपूर्ण नीति अभी अपनाया था, मेल मिलाप किया था। लेकिन बंदा बहादुर के साथ जो है इसका क्या होता है भाई? युद्ध होता है। सिख के साथ जो मेल मिलाप किया था तो उस समय जो है गुरु गोविंद सिख के जो है अंतिम गुरु था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह से गोविंद सिंह से जो है क्या किया था? मेल मिलाप किया था। ध्यान रखिएगा, पूछ लिए जाते कई बार, तो ध्यान रखिएगा। और कहा जाता है इतिहास में कि इसको गद्दी पर बैठने के लिए, मतलब अगला सम्राट बनने में इसका भी कुछ योगदान रहा है, ठीक है। तो आप लोग इतना चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको बस इतना ही आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इसके बारे में, बस इतना चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको कुछ ज़्यादा ही चीज़ बता दिया हूँ, लेकिन ये मेंस का चीज़ मैं भी बता दिया हूँ, लेकिन पीटी में जो है बस इतना ही चीज़ पूछे जाते हैं। इसमें भी मैं 3-4 ही फैक्ट पूछे जाते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ एक्स्ट्रा ही बता दिया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई? पैसेंस रखना है। जो भी चीज़ अगर इनके छूट भी गया है तो मैं नोट्स दूंगा तो उसमें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका तब मृत्यु कब हो जाता है? तो आप कहेंगे सर अच्छा ये चीज़ तो छोड़ ही दिया हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1712 ईस्वी में इसका मृत्यु जो है हो जाता है। तो बस इसके बारे में इतना ही चीज़ बहादुर शाह के बारे में याद रखना है। अब हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद इसका बेटा आता है। जब इसका जो मृत्यु होता है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ, क्योंकि इसके जो चाहे कितने पुत्र थे भाई? 4 पुत्र थे। क्या? 4 पुत्र। इसके कितने पुत्र थे? तो आप कहेंगे 4 पुत्र थे, ठीक है। 4 पुत्र थे, कितने थे भाई? 4 पुत्र थे। चारों का नाम आपको याद बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है।
चारों पुत्र में से भाई एक पुत्र था जिसका नाम था, इसके बाद जो आता है जो अगला शासक जहांदर, और इसके चारों पुत्र में भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अच्छा, उत्तराधिकार का युद्ध का मतलब मैं बताया हूँ कि भाई परिवार के अंदर ही युद्ध हो या फिर कह सकते हैं पारिवारिक युद्ध हो, ठीक है, उसे ही उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। तो ये इस सबके साथ जो है क्या होता है उत्तराधिकार का युद्ध, और इसका जो है कौन सहायता करता है, तो इसका सहायता करता है भाई जुल्फिकार खां। और यह जो है ये चारों पुत्र में से सबसे जो है क्या था, ये कह सकते हैं कि भाई मतलब कि अशिक्षित था, और इतना मतलब कि सभी से जो है मतलब कि शिक्षा में उतने नॉलेज नहीं थे, मतलब कि एक तरह से मूर्ख कहा जाए, ठीक है, इसलिए उसे लंपट मूर्ख भी कहा गया है। और यह कह सकते एक बदतमीज़ टाइप का था, मतलब किसी को सम्मान भी नहीं करता था, और साथ में एक तो नॉलेज का कमी था ही, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो और किसके मतलब कि ये तीनों जो पुत्र था, तीनों से जो है यहाँ पे क्या था, शिक्षा में सब कुछ में कमी था, मतलब कि सबसे अयोग्य था, तीनों पुत्र में से सबसे अयोग्य था। और यही जो है जाके किसके सहयोग से, तो आप कहेंगे जुल्फिकार खां के सहयोग से जो है मतलब कि अगला शासक बन जाता है। इसके बाद कौन आ जाता है, जहांदर शाह, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आप देखेंगे तो इसके जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, तो इसके लास्ट को जो है किसी बुक में आपको 10 सप्ताह लिखा रहेगा, ठीक है, 10 सप्ताह आपको देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग आयोग अलग अलग आंसर करता है, और किसी जगह जो है आपको एक मंथ तक वही लिखता है, ठीक है। तो इसके लास्ट को जो है 1 मंथ तक जो है नहीं दफनाया गया था, या फिर 10 सप्ताह किसी बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपके परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई ऐसा कौन सा जो है मुगल बादशाह था जिसके लास्ट को 10 सप्ताह या फिर 1 मंथ तक जो है क्या किया गया था, नहीं दफनाया गया था, तो आप कहेंगे बहादुर शाह। इसके बाद कौन आ जाता है भाई, इसी का पुत्र जिसका नाम था जहांदर शाह, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ, और इसीलिए जहांदर शाह को जो है क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है, ठीक है। आप इसे क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद कौन आ जाता भाई, जहांदर शाह। कितने मिनट का वीडियो होगा भाई, चलिए, जहांदर शाह, जहांदर आता है। इसको टाइम पीरियड की बात की मात्र 1 साल के लिए रहता है, 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक रहा था, ठीक है, अगला शासक रहा है। इसे लंपट मूर्ख ही कहा गया है। अच्छा, मैं छोड़ दूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, और अगले एक वीडियो और दूंगा जो कि 20 मिनट का रहेगा, 15 से 20 मिनट का ही रहेगा, तो उसमें मैं कंप्लीट करवा दूंगा, यहीं पे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आज जो टेम्परेचर होगा ना, लगभग मुझे लगता है 45 से ऊपर होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो बाकी जो रह गया ना, मतलब कि जो जैसे अभी हम लोग जहांदर शाह, उसके बाद जो फ़रूख सैयद, उसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, उसके बाद जो है आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय के बारे में जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे, और मैं आपको बताऊंगा उसके बाद कैसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग क्या करिए यार, इतना कॉल मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग फ़ोन करना शुरू कर देते हैं जब क्लास नहीं आता है, तो आप लोग कॉल नहीं किया कीजिए। जो लोग यहाँ पे पेड कोर्स में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम फी में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे बहुत कम फी में जो है क्या, बहुत कम फी में हम 90 रुपये में, 499 रुपये में है 2 बुक कंप्लीट करवा रहे हैं, एक लूसेंट की बुक और एक करोन की बुक कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं, वो इसमें आना चाहते हैं, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें आ सकते हैं। जो लोग बिगिनर है उनको खासतौर पे ये मतलब कि ये दोनों जो बुक है लोगों को समझ में आता है। और सबसे खास बात है ना, मात्र 45 दिन में हम दोनों बुक कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, 45 डेज़ में। अभी एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हुआ है, और यह जो बैच 16 मई से शुरू हुआ है, तो आप इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और कैसे भी अगर जो भी जानकारी लेना है तो आपको मैं नंबर देता हूँ, 93417661 जो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और पेमेंट करना चाहेंगे, आप जुड़ना चाहेंगे तो 7319924130 पे पेमेंट करके, ठीक है, आप गूगल पे या फिर फ़ोन पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के इस नंबर पे भेज देना है, और स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आपको वीडियो, पिछला वीडियो भी और अभी जो पढ़ाऊँगा उसका भी सब क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगी। यह बैच 16 मई से शुरू हुआ है, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो